तुगलक वंश की बात करते हैं। सर्वाधिक शासनकाल रहा है और स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन तुगलक। सबसे पहले हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। देखिए साहब, इसने खुसरो खां को हरा करके 1320 में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसके पिता जो हैं वो तुर्की जाति के थे, जबकि इसकी माता जो है वो हिंदू जाति की थी। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और गाजी की उपाधि को धारण करने वाला ये पहला सुल्तान था। प्रश्न बनते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति जिसने गाजी की उपाधि धारण की, आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गाजी का मतलब क्या होता है? तो मध्य एशिया में एक लड़ाकू जाति होती थी और उसी लड़ाकू जाति को गाजी कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने एक मलिक उल गाजी की उपाधि भी धारण की थी और मलिक उल गाजी की उपाधि मंगोलों को हराने के बाद इसने धारण की थी। ठीक है, तो गाजी की उपाधि तो थी ही थी, एक मलिक उल गाजी की उपाधि भी थी जब इसने मंगोलों को हरा दिया था, तो उसके बाद मलिक उल गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहला काम, अमीरों की भूमि इसने उनको पुनः वापस कर दी। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन, इनने अमीरों को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था, क्योंकि ये दोनों जानते थे कि भैया यही वो लोग हैं जो अंदर से खाने का काम करते हैं, घर का भेड़ी लंका ढाए वाला काम करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी अमीरों की कहानी खत्म, बलबन के समय भी अमीरों की कहानी खत्म। लेकिन जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसने जितने भी अमीर थे उन सब की भूमि उनको वापस कर दी, उनका लैंड उनको वापस कर दिया। इसने नहर का निर्माण कराया और ये कहा जाता है कि ये दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर व्यवस्था की शुरुआत की, जिसने कैनाल को शुरू करवाया। और इसके बाद बहुत ज्यादा नहरें बनवाने वाला शासक होगा फिरोज शाह तुगलक। तो नहर निर्माण को शुरू किसने किया है? कैनाल को कंस्ट्रक्शन को, जो कैनाल कंस्ट्रक्शन है वो शुरू किया गया है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा नहरें कौन बनवाएगा? तो सबसे ज्यादा नहरें बनवाने का श्रेय दिया जाता है फिरोज तुगलक को। ठीक है, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वही व्यक्ति है जो 1200 से ज्यादा बगीचे बनवाएगा, कहा जाता है कि 100 से ज्यादा नगरों की स्थापना करेगा और बहुत सारी नहरों की स्थापना करेगा। ठीक है, और इसने डाक व्यवस्था की शुरुआत भी करवाई थी, पोस्टल सिस्टम को भी इसने शुरू किया था। आगे इसने तुगलकाबाद का एक नगर बनाया था और तुगलकाबाद में दिल्ली के पास है 56 कोट दुर्ग, जो कि रोमन शैली में बना हुआ था, उसकी स्थापना कराई थी। इसने एक और काम किया जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। इसने ये देखा कि देखिए जो पुराने सुल्तान थे उन्होंने बहुत लोगों को जमीन दान में दे दी है, इसको दान कर दिया, उसको दान कर दिया, इसको दान कर दिया, और जो जमीन दान में दी जाती थी उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, उस पर कर नहीं लिया जाता था। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि जितनी भी लोगों को अनावश्यक भूमि दी गई थी उनसे वो जमीन लेना कर दिया वापस। भैया जमीन वापस करो, जमीन वापस करो। क्यों वापस करो? क्योंकि उससे हमको रेवेन्यू नहीं मिल रहा और बिना रेवेन्यू को एक स्टेट आगे बढ़ेगा नहीं। तो जब इसने भूमि और धन की वापसी कराई तो इसी क्रम में निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इस बात को लेकर के गयासुद्दीन तुगलक का विवाद हो जाता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही निजामुद्दीन औलिया से इनके विवाद होते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि आप मेरे दिल्ली आने से पहले, एक्चुअली ये बंगाल में गया था एक आर्मी को हराने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो बंगाल से दिल्ली वापस आ रहा था और तब इसने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि भाई साहब मेरे दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली से बाहर चले जाइए। ठीक है, तब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक बहुत बड़ा वाक्य बोला जिसे कहा जाता है हनूज दिल्ली दूर अस्त। इसे हम हिंदी में कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, बंगाल से
बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की ओर आ रहे थे। बीच में उन्होंने एक संदेश पहुंचाया कि निजामुद्दीन औलिया से कहिए कि मेरे दिल्ली आने से पहले वो दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। और दोस्तों 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचने वाला था तो उसी समय क्या होता है कि उस जूना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया गया और उसी लकड़ी के महल में के टूट जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई और इसका मकबरा दिल्ली में बनाया गया। तो वाकई में दिल्ली दूर रह गया, दिल्ली आने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न कहां से आएंगे? पहला प्रश्न ये आएगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापना की जाती है। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किस नगर का निर्माण कराया गया? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में 56 कोट दुर्ग बनवाया जो कि रोमन शैली, रोमन स्टाइल पर बना हुआ था। एक और बात, भारत में नहर निर्माण का प्रारंभ करने का श्रेय किस दिल्ली सुल्तान को दिया जाता है? तो वह श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। ठीक है। और 1325 में जूना खां के द्वारा एक महल बनवाया गया था, लकड़ी का महल था, वो टूट गया और महल टूटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसका मकबरा दिल्ली में बनवाया गया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले शासक की। बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक, कंट्रोवर्शियल शासक, अलग अलग लोग इसको अलग अलग रूपों में देखते हैं। कॉन्ट्रोडिक्शन ये है कि ये दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। पूरे के पूरे सुल्तानों में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा सुल्तान था वो यही था, योग्य सुल्तान माना जाता है। लेकिन भैया इसकी जो नीतियां थी उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ, इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ। और यही कारण रहा कि सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसको मूर्ख कह करके पुकारा गया, पागल कह करके पुकारा जाता है इतिहास में, रक्त पिपासु कह करके पुकारा जाता है और बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान कह करके पुकारा जाता है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो कि शायद चौथी के आसपास पढ़ा हुआ था, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसको प्रशासन की समझ थी, व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था, किताबी ज्ञान नहीं था। तो उसने क्या किया, वो जो योजना बनाता था उसके तुरंत बाद पहले उसके इंप्लीमेंटेशन को देख लेता था। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया कि ऐसा करेंगे कर दिया, नहीं, उसने पूरे डिपार्टमेंट बनाए। पता था कि अगर मैं बाजार व्यवस्था शुरू कर रहा हूं तो मुझे गुप्तचर भी रखने पड़ेंगे, तो वरीद की नियुक्ति कर दी, एक नापतोल वाला अधिकारी रखना पड़ेगा, ठीक है, परवाना नजीर की नियुक्ति कर दी, एक सेंसर वाला अधिकारी रखना पड़ेगा, मुतसिफ करके एक सेंसर अधिकारी रख दिया, मंडी बनानी पड़ेगी, सब उसने बड़ी प्लानिंग से किया। हमको सेना चाहिए परमानेंट, तो उसके लिए नगद वेतन देना पड़ेगा, उसके लिए हुलिया प्रथा को शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 ऐसे काम किए, 5 उसकी नीतियां थी और 5 नीतियां अच्छी थी, 5 पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान मूर्ख या पागल सुल्तान के रूप में याद किया जाता है। आइए बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसने लगभग 25 साल शासन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। इसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। बाद में फिरोज शाह तुगलक, चूंकि इसका नाम जूना खान था, तो फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की स्थापना करेगा और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, यह भी याद रखना। दिल्ली का सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान इसे माना जाता है, लेकिन नीतियों की विफलता के कारण, पॉलिसी की फेलियर के कारण इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान सुल्तान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह डिस्कस करना है कि सर वो कौन सी नीतियां थी, वो कौन सी पॉलिसी थी जिस कारण इसे पागल सुल्तान कह रहे हैं। तो भैया इसने 5 नीतियां बनाई, इसने 5 पॉलिसी बनाई और
पांचों फेल कर गई। बुरी किस्मत, बहुत बुरी किस्मत, ठीक है, पांचों की पांचों फेल कर गई। तो जैसे अपने दोस्त होते हैं ना, तो बोलना भैया तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है, तो बोल दो तुम मोहम्मद बिन तुगलक हो, मतलब तुम्हारी किस्मत ही बहुत बुरी है, ठीक है। बैड लक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक हो गया भैया, एक प्रकार से। अक्षय कुमार की एक मूवी थी ना, इसमें था यार वो कि मैं तो पनौती हूँ पनौती, आई थिंक हाउसफुल का पहले ही पार्ट था वो, है ना, एक प्रकार की वैसा आदमी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलो शुरू करते हैं। तो पहली पॉलिसी है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र का मतलब था गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, इंग्लिश में भी इसको दोआब बोलते हैं। तो इसने क्या किया, दोआब का जो एरिया है उसमें इसने कर वृद्धि कर दी, उसमें टैक्स को बढ़ा दिया और 50% टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने में दिक्कत नहीं थी, वहां पर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, सारी चीजें सही थी। लेकिन जैसे ही भाई साहब ने यहां पर टैक्स बढ़ाया, वहां पर पड़ गया अकाल, वहां के किसानों ने कर दिया विरोध। पहली पॉलिसी हो गई खराब। आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम इसने क्या किया, इसके दिमाग में आया कि हमें राजधानी परिवर्तन करना होगा, हमें कैपिटल ट्रांसफर करना होगा। क्यों करना होगा, बात समझना। देखिए, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से दिल्ली के जो सुल्तान हैं वो दक्षिण भारत जाने लगे थे, साउथ इंडिया जाने लगे थे, और तुगलक वंश भी दक्षिण भारत पहुंच चुका था, साउथ इंडिया पहुंच चुका था। दिल्ली से पूरी जगह को कंट्रोल करना आसान नहीं था, तो इसने ये सोचा कि हम दिल्ली की जगह जो देवगिरी है, महाराष्ट्र वाले इलाके के आसपास आता है, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाएंगे। डिसीजन सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो पहला काम भाई साहब ने यह किया कि देवगिरी का नाम बदल दो। नाम क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। नाम क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। यह हो गया पहला काम, ठीक है। दिल्ली का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। तो दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाने की योजना बनाई, सब बढ़िया चल रहा था। अब सब लोग यहां से जाना शुरू हुए, सब लोग यहां पर जाना शुरू हुए। अब सब एक पूरी की पूरी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे मंत्री सब यहां जाना शुरू हुए, व्यापारी जाना शुरू हुए, सब लोग वहां पर पहुंचे, पर वहां कुछ सफलता मिली नहीं, क्योंकि भारत पर उसी समय मंगोल आक्रमण शुरू हो जाएंगे। तो भैया वो मंगोलों से बचने के लिए फिर दिल्ली भागा, और जैसे ही वो और मंगोल आक्रमण के साथ साथ जो प्रांत हैं वहां पर विद्रोह शुरू हो जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली भागा। तो 14 सालों के बाद इसने फिर अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। तो इससे भी लोगों में गुस्सा आ गया। ये पॉलिसी भी कैसी हो गई, फेल हो गई। तो दोआब में कर वृद्धि भी फेल, राजधानी परिवर्तन भी फेल। अब तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, नॉमिनल करेंसी या टोकन करेंसी कहा जाता है। सर ये टोकन करेंसी क्या होता है? देखो, आज जो मुद्रा हम इस्तेमाल करते हैं वो टोकन करेंसी है। आपके और हमारे पास 10 रुपए का नोट होता है, लेकिन अगर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू शायद कुछ पैसे में निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन फिर भी हम उसे 10 रुपए बोलते हैं कि 10 रुपए है, 100 रुपए है, 1000 है, 500 है, 2500 तो नहीं है, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं टोकन करेंसी के रूप में। तो देखो उसने भी क्या किया, उसने टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया। उसने कांसे और चांदी के स्थान पर उसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाना शुरू किया। कुछ किताबें कहती हैं तांबे के सिक्के, कुछ किताबें कहती हैं कांसे के सिक्के, कुछ बुक कहती हैं कॉपर कॉइन और कुछ बुक कहती हैं ब्रॉन्ज कॉइन। तो अभी तक दिल्ली सल्तनत में चांदी के सिक्के चल रहे थे। चांदी का टंका इल्तुतमिश ने चलवाया था, तांबे का जीतल भी इल्तुतमिश ने चलवाया था। तो इसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाना शुरू किए, कॉपर कॉइन चलवाना शुरू किए। अब ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया कि चांदी की लगातार कमी आ रही थी, जो सिल्वर है उसकी लगातार कमी आ रही थी। डिसीजन अच्छा था, पर हुआ यह कि इसके इंप्लीमेंटेशन में इस सही तरीके से सिक्कों को चला नहीं पाया। तो लोगों ने घर पे सिक्के बनाना शुरू कर दिया, तांबा लेकर के आए, घर पे सिक्के बनाना शुरू कर दिया, और पूरे के पूरी दिल्ली में सिक्कों की बाढ़ आ गई। और याद रखना, हमेशा ये अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा बाजार में हद से ज्यादा बढ़ जाती है, मनी का फ्लो मार्केट में एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो उससे मुद्रास्फीति आ जाती है, उससे इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई।
महंगाई कब आती है दोस्तों? जब चीजें कम हो और चीजों को खरीदने वाले ज्यादा हो। एक चीज है, 5 लोग खरीद रहे हैं, तो जो वो व्यक्ति चीज बेच रहा है वो उसकी कीमत को बढ़ा देगा। तो ये डिसीजन भी कर गया फेल। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि फेल, राजधानी परिवर्तन फेल, सांकेतिक मुद्रा फेल। अच्छा, जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर कहा, मतलब सिक्के ढालने वाला सुल्तान कहा। चौथा और पांचवा जो इसका डिसीजन है वो सेना से संबंधित है। इसने क्या किया, इसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, बहुत बड़ी आर्मी इसने बनाई और इसने अपनी आर्मी को 2 जगह पर भेजा। एक तो हिमालय वाले क्षेत्र में भेजा और हिमालय वाले क्षेत्र को कहा गया कराचिल अभियान। क्या कहा गया? कराचिल अभियान। और कहा इससे अपनी सेना से कि तुम जाओ और पहाड़ी क्षेत्रों को जीत करके आ जाओ। अब देखो यार, मैदानों में काम करने वाली सेना, रेगिस्तान में काम करने वाली सेना पहाड़ी लोगों से नहीं जीत सकती, क्योंकि पहाड़ पर युद्ध के तरीके अलग होते हैं। वो गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अलग अलग टेक्निक है। तो ये फेल हो गया। उसके अलावा दूसरा उसने एक और अभियान भेजा मध्य एशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ। मध्य एशिया की तरफ जो अभियान भेजा उसे कहा गया खुरासन अभियान। ये भी फेल कर गया। खुरासन अभियान भी क्या हुआ? फेल कर गया, क्योंकि जब इसने मध्य एशिया में अपनी सेना भेजी तो उसी समय मध्य एशिया में दूसरे शासकों का उदय हो गया। तो ये चीज भी क्या हो गई? फेल कर गई। तो ये 5 काम रहेंगे जिस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, पागल या मूर्ख सुल्तान कहा जा रहा है। ठीक है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी का परिवर्तन, कराचिल अभियान और खुरासान अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके अलावा इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जिसमें से एक काम आता है कृषि सुधार, जिसमें से एक काम आता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो इसने दीवान ए कोही नाम का एक नया विभाग बनाया था। साथ ही साथ इसके प्रमुख को अमीर ए कोही कहा जाता था। जो दीवान ए कोही है, इट इज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये कृषि का विभाग था। और जो इसका प्रमुख होता था उसे अमीर ए कोही कहा जाता था। एक और महत्वपूर्ण बात, इसने फसल चक्र की प्रणाली को शुरू करवाया, क्रॉप रोटेशन पैटर्न को शुरू करवाया, अकाल संहिता का निर्माण किया कि जब अकाल आएगा तो किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, तकावी ऋण देना शुरू किया। तकावी ऋण का मतलब होता है एक प्रकार से क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी एक चीज होती है, तकावी ऋण देना इसने शुरू किया। तो ये इसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म कहलाएंगे। अब देखें, यहां पर रिवीजन कर लेते हैं। बलबन के द्वारा दीवान ए अर्ज बनवाया गया था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए वकूफ, जो कि एक व्यय विभाग था, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत और दीवान ए मुख्तसार की स्थापना कराई थी, मुस्तखराज की स्थापना कराई थी। और अब मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना कराई है, जो कि एक कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो ये एक जगह हमने लिख दी है। एक जगह क्यों लिख दी है? ताकि आपको याद रहे कि इतने विभाग अब तक हम पढ़ चुके हैं। बलबन का दीवान ए अर्ज हमने पढ़ा है, जलालुद्दीन खिलजी का दीवान ए वकूफ हमने पढ़ा है, अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत और दीवान ए मुस्तखराज, और मोहम्मद बिन तुगलक का दीवान ए कोही, जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो कृषि में इसने कुछ बहुत अच्छे काम किए। देखिए, क्रेडिट कार्ड या तकावी ऋण, कितनी अच्छी बात है कि किसानों को आप उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अकाल संहिता, फ्यामिन कोड बनाया गया और साथ ही साथ क्रॉप रोटेशन सिस्टम को अपनाया गया। फसल को, अलग अलग फसल लगाने की प्रणाली को भी इसने अपनाया। तो ये इसके कृषि सुधार हैं दोस्तों। अब कुछ अदर फैक्ट पढ़ लीजिए। देखिए, इसी की समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह होंगे, मैक्सिमम इंटरनल रिवोल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और मैक्सिमम इंटरनल रिवोल्ट मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विद्रोह हुआ दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जो विरोध हुआ उसे मोहम्मद बिन तुगलक नहीं दबा पाया, और हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने
1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। एक विद्रोह हुआ दक्षिण भारत के महाराष्ट्र वाले इलाके में, और उस इलाके में हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना कर ली। और एक विद्रोह हुआ ठट्टा सिंध वाले इलाके में, इसको दबाने के लिए गया, लेकिन 1351 में इसकी खुद की मृत्यु हो जाती है।